कि कैसे एआई ने बदला है शिक्षा के क्षेत्र को, क्या बदलाव लेकर आया और किस तरह से तकनीक के जरिए अब स्मार्ट क्लासेस हम तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में देख पाए हैं। क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं और आगे का विज़न क्या है, आगे क्या बदलाव होंगे, और इस पर हम अब बात करेंगे। और हमारे जो पैनल डिस्कशन के जो पहले पैनलिस्ट हैं, मैं तमाम गेस्ट को मंच पर बुलाना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर बिस्वजॉय चैटर्जी, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर। सर, आप मंच पर पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप मंच पर आइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। और अब डिस्कशन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़। सर, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आइए और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से पैसिफिक यूनिवर्सिटी काम कर रही है, इसके बारे में बताइए। इंजीनियर ओंकार बगेरिया, सीईओ एंड ट्रस्टी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। सर, आप भी मंच पर पधारिए, अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही साथ अरुण जैन, जोनल हेड राजस्थान एंड सेंटर हेड जयपुर एलन करियर इंस्टीट्यूट के हमारे बीच मौजूद हैं। और ज़ोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए। और अब इसी के साथ मैं मेरी सहयोगी चारुल शर्मा को मंच पर आमंत्रित करूंगी। चारुल, आप मंच पर आएं और जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनसे बातचीत करें, किस तरह से एआई और टेक्निकल क्षेत्र में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एआई के ज़रिए काम हो रहा है और क्या विज़न इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का है और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है। ओवर टू यू चारुल। थैंक यू सो मच प्रतिज्ञा। आप सभी पैनलिस्ट का जी राजस्थान के इस स्टेज पर हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आज हम बात डिजिटल एजुकेशन की कर रहे हैं और उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ट्रेडिशनल रूट से बढ़कर एआई तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये बदलाव आने वाले वक्त में किस ओर जाएगा, इस पर चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले शुरुआत प्रोफेसर बिस्वजॉय चटर्जी आपसे ही करूँगी। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि डिजिटल लर्निंग किस तरह से हायर एजुकेशन के जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उन्हें बदल रहा है, और इस चेंज से यूनिवर्सिटीज़ के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं जी राजस्थान को धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन गिवन। देखिए, जब भी डिजिटल लर्निंग की बात आती है तो तीन चीज़ें सामने आती है। एक है माइक्रो क्रेडेंशियल्स, हम बोलते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स। दूसरा जो बात आती है उसको बोला जाता है मॉड्यूलर डिग्री, और तीसरा जो बात आती है वो है ट्रेडिशनल डिग्री। ये तीन चीज़ हो सकता है। माइक्रो क्रेडेंशियल्स क्या है? आप मान लो दो बच्चा है, एक पढ़ाई कर रहा है, करते जा रहे, दूसरा एक बच्चा को अचानक ये समझ में आया कि अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत सारा जॉब्स है, बहुत सारा वैकेंसीज है। तो वो दूसरा बच्चा क्या किया, 3 या 4 हफ्ते का एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का माइक्रो क्रेडेंशियल कर लिया और कोई एक कंपनी में उसको मान लो 8 लाख पैकेज का एक जॉब मिल गया। वो घुस गया उस पैकेज को लेकर कंपनी के अंदर। माइक्रो क्रेडेंशियल्स। आपको इमीडिएटली लग सकता है कि ये माइक्रो क्रेडेंशियल्स एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे दूसरा बच्चा जो है उसको जॉब मिल गया और वो जॉब में घुस गया, अच्छा सैलरी मिल गया, और पहला बच्चा तो पढ़ता रहा। अब दूसरी चीज देखिए, मॉड्यूलर डिग्री। मॉड्यूलर डिग्री क्या है? आप जानते हो एनईपी में एक चीज दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज दिया गया है। पहले क्या होता था, 4 साल पूरा पढ़ने के बाद डिग्री मिलता था। आज 1 साल पढ़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, 2 साल पढ़ लिए तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ लिए तो डिग्री मिलेगा, 4 साल पढ़ लिए तो डिग्री विथ ऑनर्स मिलेगा। अब क्या इसमें सुविधा है? एक बच्चा 2 साल पढ़ाई किए तो उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, 2 चीज मिल गया। अब उसको लगा कि मैं अभी मेरे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई नौकरी में चला जाऊं। वो नौकरी में चले गए, नौकरी किए। अब 8 साल नौकरी करने के बाद उनको लगा अभी मैं फिर से फ्री हो गया, मैं थोड़ा सा पढ़ाई में वापस जाना चाहता हूं। पहले क्या होता था, पहले वो वापस आए तो उनके पास कुछ नहीं था जो दिखा के वो बोल सकते थे कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, तो उनको फर्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू करना पड़ता था।
आज क्या है, उनके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो कोई भी राज्य में रहे, कोई भी स्टेट में रहे, वो जाके कोई एक यूनिवर्सिटी में वो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिखा के 3rd ईयर से पढ़ाई शुरू कर सकता है, मॉड्यूलर डिग्री। और इसके अलावा माइनर डिग्री भी हो सकता है, मैं उसमें बाद में आऊँगा। ट्रेडिशनल डिग्री जो है वो तो आप जानते ही हो, 4 साल पूरा पढ़ने के बाद डिग्री। अब देखिए, आप किसी को लगा कि हाँ वो माइक्रो जो क्रेडेंशियल था वो अच्छा था, मॉड्यूलर डिग्री अच्छा था। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल डिग्री है, वो ट्रेडिशनल डिग्री करने के बाद मान लो अब गूगल या अमेजन या कोई बड़ा कंपनी बोले कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया का पैकेज है, लेकिन मैं सिर्फ डिग्री होल्डर्स को ही ये जॉब प्रोवाइड करता हूँ। जो ज्यादा से ज्यादा वही होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आज पीएचडी भी देख रहे हैं। तो अब आपको क्या लगेगा? अब आपको लगेगा कि ट्रेडिशनल डिग्री अच्छा है। देखिए, कॉलेज के अंदर आप जो चैलेंजेस की बात किए हैं, इसको चैलेंजेस के हिसाब से ना लेके हम इसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेके एक काम कर सकता है, जो मैं लास्ट 1-2 मिनट में बोलूंगा। हम लोग क्या किए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम क्या किए, हर बच्चा जो कोई एक कोर्स कर रहा है, हम उसको बोलते हैं आप इसको फिजिकल लर्निंग करो। फिजिकल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। मान लो वो कोई कोर्स किया, वो कोर्स आप नॉर्मली फिजिकल जो टीचर पढ़ा रहे हैं पढ़ो, उसका एग्जाम जरूर अटेंड करो, लेकिन इसके साथ ही साथ आप कोई वही कोर्स का, वही जो टीचर पढ़ा रहा है उसी का एक माइक्रो क्रेडेंशियल भी कर लो। और उस माइक्रो क्रेडेंशियल के लिए आप कोई एक यूनिवर्सिटी का, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे एमआईटी हो, कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटी हो, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। हमने क्या किया, सारे यूनिवर्सिटी का कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया विद सर्टिफिकेट्स। आप चाहो तो कोई एक कोर्स ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कोर्स बच्चा लेता है, मान लो वो फिजिकल भी पढ़ रहा है और वो डिजिटल, वो माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स भी लिया, जो हार्वर्ड से हो सकता है, एमआईटी से हो सकता है, गूगल से हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट से हो सकता है। तो दोनों तरीके से वो चीज पढ़ लिया, तो उसको वो कोर्स भी हो गया, माइक्रो क्रेडेंशियल भी हो गया। और एनईपी के जरिए वो मॉड्यूलर डिग्री तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं और ट्रेडिशनल डिग्री भी है। तो एक बच्चा चाहे तो आप देखिए, हमारे एक यूनिवर्सिटी में या कोई एक यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे है, कोई यूनिवर्सिटी में लगभग 40 से 50 कोर्सेस कराया जाता है 4 साल में। वो 40 से 50 कोर्सेस का उनके पास नॉर्मल वो कोर्स का एग्जाम भी है, और वो 40 से 50 माइक्रो क्रेडेंशियल्स भी बच्चे के पास है। मॉड्यूलर डिग्री कॉन्सेप्ट भी उसके पास है, ताकि वो वापस आ सके, और ट्रेडिशनल डिग्री तो उसको मिल ही रहा है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ इट एज अ चैलेंज, वी हैव ट्राइड टू कन्वर्ट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, जिसके जरिए हमारे बच्चे को माइक्रो क्रेडेंशियल भी मिले, मॉड्यूलर डिग्री भी मिले और ट्रेडिशनल डिग्री भी मिले, ताकि उसको अच्छा जॉब मिले। थैंक यू। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़। प्रोफेसर भगवती जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जब हम देश प्रदेश में हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या मेन चैलेंजेस समझ आते हैं? ऑल्दो जैसे रवि सर ने कहा कि हम इन्हें चैलेंजेस नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए कोई भी देश और समाज वहाँ की शिक्षा के अनुपात में ही विकसित होता है, और इसलिए आज के समय में चाहे जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आज के हम देखें तो जो संवेदनशीलता है, मानवोचित संवेदनशीलता, और उस सभी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमको अपने कोर्सेज को मोस्ट लेटेस्ट और मॉडर्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज के समय में एग्रीकल्चर से लेके, थोड़ा सा माइक पास करके बोलो, एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ केयर, होमलैंड सिक्योरिटी, डिफेंस, एवरीवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग इनरोड्स। और इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है, हमें चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे सोशल साइंसेज हो, और चाहे वो लिंग्विस्टिक्स हो, और चाहे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सभी में हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना होगा। और उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आज हम बहुत कम देखते हैं कि शायद ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास 64 GB रैम से ऊपर के कंप्यूटर्स होंगे, या शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में जो MSc
और पीएचडी केमिस्ट्री में करवाते हैं उसमें गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ और HPLC होंगे। जब तक ये सारे एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तब तक कोर्सेज का अपडेशन संभव नहीं है। मैं जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ने अपना इस प्रकार का AI सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। किसान ने कब फसल बोई, क्या टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वेरिएशंस रहे और उसकी फसल कब राइप होगी। और चाहे आप हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स में ले लें तो उसमें भी आर्टिफिशियल। तो जब तक हम अपने कैरिकुलम में और इवन मैं आपसे कहता हूँ ह्यूमैनिटीज़ में और लिंग्विस्टिक्स में आज लोग AI का उपयोग करके इंडस वैली स्क्रिप्ट, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट और लैटिन अमेरिकन स्क्रिप्ट के बीच में कंपैरिजन ढूंढ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला चैलेंज है हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इक्विप करना मॉडर्न सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एपरेटस से। दूसरी, आज के समय में हम देखते हैं तो देश में अधिकांश विश्वविद्यालयों में रेगुलर फैकल्टी का बहुत बड़ा अभाव है। तो जब तक रेगुलर फैकल्टी नहीं होगी, विजिटिंग फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी से हम अच्छे कोर्सेज नहीं रन कर सकते। और इसलिए जब तक कि रेगुलर फैकल्टी का हेड काउंट, प्रॉपर कैडर रेशो नहीं होगा, दूसरी समस्या हम राजस्थान में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में ये देखते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो है वह हमारी रिसर्च वेल फोकस्ड नहीं है। मैं उसके लिए शब्द काम लेता हूँ टेक्नो नेशनलिज्म। आज हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन इंजीनियरिंग में सारे कंपोनेंट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब तक कि हम, चाहे वो केमिकल्स में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे तो हमें अपनी रिसर्च को फोकस्ड करना होगा। जिन सारी चीज़ों पर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं उन सब में हमको अपने यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च को इस तरह से फोकस करना चाहिए जिससे कि हम उसके लिए इंडस्ट्री को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। अदरवाइज आज हम जिस तरह से एक असेंबली लाइन का कंट्री बने हुए हैं, हम चाहे पासबुक प्रिंटर असेंबल करते हैं और चाहे मेट्रो ट्रेन असेंबल करते हैं, वी हैव टू इंपोर्ट मोस्ट ऑफ द डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट्स। तो हमें अपना रिसर्च को इस प्रकार से फोकस करना चाहिए जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। एक दूसरा, इन दिनों जो सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ज़माने में डाइवोर्स रेट 1 पर 1000 कपल था, आज वो 19 पर 1000 कपल है। तो हमारे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट्स क्या फैमिली लाइफ एजुकेशन को नहीं अपने करिकुलम में स्थान देना चाहिए? क्या उस पर रिसर्च नहीं होनी चाहिए? इसी प्रकार से आज हम देखते हैं जिस तरह से यूथ में आज सेंसिटिविटी की कमी आती जा रही है तो उसमें उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, तो मुझे लगता है कि हमारे कोर्सेज में जहाँ एक तरफ हमको लेटेस्ट इनोवेटिव डायमेंशंस ऐड करने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमको अपने करिकुलम में एक ह्यूमैनिटी और ह्यूमन वैल्यूज़ को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है। ओंकार बगरिया जी, CEO एंड ट्रस्टी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सर, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में AI का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट AI, इट्स अ कर्स एंड इट्स अ बूम। सभी को नमस्कार। देखिए, AI का इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरे देश में अलग अलग तरीके से हो रहा है। हमें उसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला है AI टूल्स का यूजेस, जिसके अंदर अभी अगर आप नॉर्मल भाषा में बात करें तो ChatGPT, जेमिनाई और है। तो हमने इसके लिए गूगल से टाई अप किया है। एजेंटिक AI कैंपस गूगल ने अभी इंडिया में 5 लॉन्च किए हैं। उनमें से एक राजस्थान का पहला जो है वो विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय है, जहां हर बच्चे को एक डेडिकेटेड AI एजेंट मिलेगा और उसके तहत उनको जो ट्यूटरिंग वगैरह है, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट समझना है, उसको अपनी लैंग्वेज में समझना है या कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो उस टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। या फैकल्टी को रिसर्च, हाई एंड रिसर्च करनी है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो 24/7 जैसे अपन बात करते हैं एक ट्यूशन टीचर होता है, वैसा ही एक एजेंटिक ट्यूटर जो है हर बच्चे के साथ है। और वो अपने आप को, उसका स्कोप अनलिमिटेड है। मतलब आप अगर नॉर्मल टीचर के पास जाएंगे तो उसका अपना एक नॉलेज बेस होता है, अपनी एक नॉलेज सोच है। ये आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो LLMs हैं
और जो मशीन लर्निंग का जो पीछे का बैकबोन है नॉलेज का, वो इस ट्यूटर और एजेंटिक एआई लाइसेंस के तहत हर स्टूडेंट को विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मिलता है। ये एक पहला पार्ट हुआ जहां आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं चाहे साइंसेस के स्टूडेंट हैं, आप उस टूल को यूज़ करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस भाषा में समझना है उस भाषा में आप अपनी डिग्री का जो भी प्रोग्राम है उसको समझ सकते हैं। दूसरा आता है जो बेसिक डिग्री प्रोग्राम्स हैं एआई के अंदर, चाहे बीटेक ले लीजिए, बीसीए ले लीजिए, बीएससी ले लीजिए, जो एआई के अंदर हो रही है, उसके अंदर हाई एंड रिसर्च करनी चाहिए, हाई एंड लैब्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है विश्वविद्यालयों के लिए, फ्यूचर स्किल सेंटर्स का, वो हमने अभी लॉन्च किया, जिसके तहत हम एनवीडिया और इंटेल के जो हाई एंड सॉफ्टवेयर और लैब्स हैं उनको हमने हमारे कैंपस के अंदर इस्टेब्लिश किया है, जिसके ऊपर बच्चे रिसर्च कर चुके हैं। और जो भारत सरकार का मुहिम है, एक देखिए जितना भी एआई आ रहा है वो अभी जितना रिसर्च हो रहा है या जो स्टार्टअप्स निकल रहे हैं वो फॉरेन एआई मॉडल्स पे हैं। देयर इज़ अ टोटल फोकस ऑन कि हम हमारा देश का इंडिजीनियस एआई मॉडल्स बनाएं, एआई स्टार्टअप्स लॉन्च करें, जिसका डेटाबेस हमारा हो, जिसका सारा स्वर्णिम एआई जिसकी बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके बेसिस पे ये फ्यूचर स्किल सेंटर बनाया गया। इसके तहत हम बहुत सारे स्टार्टअप्स को लॉन्च कर रहे हैं। गूगल भी उनको फंड कर रहा है, भारत सरकार के भी जो हमारा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है जिसके तहत हम फंडिंग करते हैं भारत सरकार की स्कीमों के अंडर, इक्विटी बेस्ड फंडिंग जो है स्टार्टअप्स में, वो हम करते हैं। सो ये हुआ पहला पार्ट हुआ जहाँ आप टूल्स दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज हाई एंड रिसर्च की बात है, टूल्स फॉर इंजीनियरिंग। थर्ड पार्ट अब है कि ये इसका आप आईपी जनरेशन कैसे करेंगे। जो टूल्स बन रहे हैं अगर यूज़ कर लेगा, कल को कोई दूसरा कंट्री यूज़ कर लेगा, तो आपको एक फोकस डेडिकेटेड सेंटर्स चाहिए जो एआई के यूज़ और प्रोडक्ट्स आपने बनाए उनका पेटेंट हमारे देश में और उसका जो हमारी रिसर्च है उसको हम ही यूज़ कर पाएँ, और अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो उसका हमारा अपना राइट होना चाहिए। देखिए एक बात की बहुत ही मैं मजाक के लहजे में अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि एआई में जो उपलब्ध है वो उसी का जवाब देता है। अगर आपा मारवाड़ी के बारे में बिन को नहीं बतावा तो एआई मारवाड़ी में जवाब को नहीं देवे। तो अगर हमें इस देश में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें अगर रिसर्च वहाँ करना है तो हमें हमारी लैंग्वेज में, हमारे तेजाजी महाराज के बारे में, हमारे रामदेव जी के बारे में, अगर हम हमारे उस एआई लर्निंग मॉड्यूल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो ट्रेन में वही आंसर दे, तो वो ज़रूरी है कि आप 500 प्रोडक्ट्स बनाएं और उनका आईपी रखें। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे पुराने ज़माने में कुछ साल पहले बात हो रही थी कि बासमती राइस का पेटेंट यूएसए ने करा लिया, हो सकता है तेजाजी महाराज और इन सब की लर्निंग का पेटेंट भी कोई दूसरा देश करा ले। तो एआई का यूज़ भी करना है, उसको वो आपको नॉलेज उनको देनी है जो आप देना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपनी नॉलेज को प्रोटेक्ट करें, ओवर यूज़ एआई का ना करें। ये सारी शिक्षा आज के देश में हमें हमारे स्टूडेंट्स को देनी है। और आई थिंक विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने भारत सरकार की इस मुहिम में अपना साथ निभाने का वादा किया, और हम हर स्टूडेंट चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो उसको बेस्ट ऑफ द एआई टूल्स देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, Arun Jain, Zonal Head and Rajasthan and Center Head Jaipur Ellen Karyan Institute. अरुण जैन, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या वाकई ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, आज हम हायर एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, बहुत से हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बड़े बड़ी एग्जामिनेशंस जो हैं लोगों ने गूगल से, यूट्यूब से पढ़ के भी क्रैक कर लिया है। इसी के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी दावा करती हैं कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे रही हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थानों की हम बात कर ले, कितने ज़रूरी हैं और क्यों? सबसे पहले जी राजस्थान के सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत ही कंटेक्चुअल क्वेश्चन है कि कोचिंग की आवश्यकता किस प्रकार से है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से इसको देखा जाए। तो आज अगर हम अपने देश की बात करें तो टॉप 23 IITs और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो 40,000 के आसपास सीट्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग में लगभग देश से 15 लाख के आसपास बच्चे हर साल अपीयर करते हैं। अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 22 से 23 लाख बच्चे हर साल मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो प्रतिस्पर्धा का माहौल तो डेफिनेटली सभी के सामने और क्लियर है। तो जिस तरीके का कंपटीशन है, जिस तरीके की एडवांस लर्निंग की रिक्वायरमेंट इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए चाहिए,
तो हर विद्यार्थी को जिसको सुगम शिक्षा मिले, वो नेशनल प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो नेशनल लेवल के कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाए। और स्पेशली अगर जेईई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन की बात करें तो चाइना के गाओको एग्ज़ाम के बाद में अगर किसी 12th ग्रेड पर किसी एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छे स्तर का है, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जिस लेवल की स्टडीज़ के बाद में जो एडवांस डीप रूटेड कंसेप्ट्स के बारे में बात पूछी जाती है, ऐसा 12th ग्रेड के एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो चाइना के बाद में ऐसा कहीं और होता है तो हमारे देश भारत में होता है। और राजस्थान हमारा कोचिंग का घर रहा है। आज की तारीख में एलन करी इंस्टीट्यूट से हर तीसरा विद्यार्थी जो आईआईटी में जा रहा है वो एलन करी इंस्टीट्यूट से जा रहा है, हर तीसरा या चौथा विद्यार्थी मेडिकल कॉलेजेस में एलन करी इंस्टीट्यूट से जा रहा है। तो हमारे हर छोटे गांव, हमारे अच्छे कस्बे, हमारे शहर, हर जगह से आने वाले विद्यार्थी को वो एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से अगर उसको कुछ अभाव रहा है और वो नहीं पढ़ पाया और उसको वो स्कूलिंग एजुकेशन के साथ में उसे एडवांस लर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों ही तरीक़ों से हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। इस साल लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे अलग अलग शहरों में 82 सेंटर्स पर पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपटीशन में, एडवांस लर्निंग में और हर विद्यार्थी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो पढ़ सके, उसके लिए कोचिंग, ट्रेनिंग और उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ऐसा बोला जाता है ना कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, उस पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल देती है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो छोटे ढाब गाड़ी कस्बों से आए हैं और आज देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में लड़के लड़कियां सभी जो हैं वो अपना स्थान बना रहे हैं। तो इसमें इस तरीके का शिक्षा का ये काम करके डेफिनेटली हम भी बहुत गौरवान्वित हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अगेन विद विश्वजॉय चटर्जी जी। आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का दौर है। ऐसे में जो उच्च शिक्षा संस्थान है वो छात्रों के लिए क्वालिटेटिव, असेसिबल एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग अनुभव कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं और मैं देख रहा हूँ आप लोग थोड़ा सो रहे हो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करोगे तो पैनलिस्ट को अच्छा लगेगा। तो एआई की बात हो रही है, आई विल डेफिनेटली आस्क फॉर योर पार्टिसिपेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एआई के जरिए कैंपस कैसे बदल रहे हैं। बच्चे आप लोग थोड़ा सोचो, ट्रेडिशनल कैंपस, 10 साल पहले भी आप स्टूडेंट थे या 5 साल पहले भी आप स्टूडेंट थे, ट्रेडिशनल कैंपस में क्या हुआ करता था? आपको एक स्कॉलरशिप मिलने वाला है, आपको पता होना चाहिए था कि हाँ ये स्कॉलरशिप मुझे मिलेगा, इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से आपको पता होना पड़ता था। अब आप जाके वो स्कॉलरशिप का फॉर्म उठाने के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे, क्यू में खड़े हो जाते थे। वो क्यू के आगे जब तक पहुंचे तब तक जाके एक स्कॉलरशिप फॉर्म मिलता था, उस फॉर्म को फिलअप करके आप जमा करते थे, फिर से लाइन में खड़े होके हो सकता है, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप हो सकता है मिलता था। ट्रेडिशनल कैंपस। दिन बदला, ट्रेडिशनल कैंपस के जरिए, ट्रेडिशनल कैंपस से धीरे धीरे हम लोग चले गए डिजिटल कैंपस की तरफ। डिजिटल कैंपस में क्या हुआ करता था? यही स्कॉलरशिप का फॉर्म, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ये चीज़ फिर भी आपको पता होना पड़ता था। वो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट में जाते थे, क्यू में नहीं जाते थे, वेबसाइट में जाते थे। वेबसाइट से वो फॉर्म डाउनलोड करके, वो फॉर्म फिलअप करके आप वेबसाइट में ही जमा करते थे, आपको स्कॉलरशिप हो सकता है मिलता था। आ गया एआई एनेबल्ड कैंपस। एआई एनेबल्ड कैंपस मतलब क्या? अभी आप एक चैटबॉट को पूछने लगे उसके बाद कि क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। चैटबॉट कहीं से देख के, ईआरपी से देख के या आपके वेबसाइट से स्कॉलरशिप पॉलिसी समझ के, आपके डिटेल समझ के आपको जवाब देता था कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। एआई एनेबल्ड कैंपस, और फॉर्म भी प्रोवाइड करता था, वो फॉर्म फिलअप करके आप जमा करते थे। आज आ गया एजेंटिक कैंपस। एजेंटिक कैंपस मतलब हमारे कैंपस को ऐसे बनाना पड़ेगा कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है तो कोई एक एआई एजेंट ऑटोमेटिकली आपके ईआरपी से आपके मार्क्स पता करेगा, आपके वेबसाइट से देख के पता करेगा कि स्कॉलरशिप पॉलिसी क्या है, और आपके पास मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। आपको ये भी पूछेगा क्या ये स्कॉलरशिप का फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूं? आप बोलोगे हाँ, तो वो स्कॉलरशिप फॉर्म आपको प्रोवाइड करके बोलेगा कि मैं इस फॉर्म को आपके लिए थोड़ा फिलअप करके दूं। आप बोलोगे हाँ, तो वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सही फिलअप किए, ओके करोगे तो वो फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। ये आ गया एजेंटिक कैंपस। अब देखिए क्वेश्चन मार्क ये है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये अच्छा है, क्या ये
अच्छा नहीं है। उस एनालिसिस में मैं इस टॉपिक में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक का परिधि वो नहीं है। ये टॉपिक ये है कि एजेंटिक कैंपस एआई कैंपस को कैसे बदल रहे हैं, एआई कैंपस को ऐसे बदल रहे हैं। आज के दिन में एजेंटिक कैंपस हो गया, तो आज के दिन में कोई एक क्लासरूम में घुसने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, और जब बस में ट्रैवल कर रहे हो तो जब आपका क्लास में आप घुसोगे उससे पहले आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं रूटीन से देख पा रहा हूँ, आप इस क्लास 3rd ईयर में पढ़ते हो, रूटीन में देख रहा हूँ आज आपका डेटा स्ट्रक्चर का क्लास है। पिछले क्लास डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज पढ़ाया गया था, ये उसका नोट्स का लिंक है, एक बार पढ़ लो। वो नोट्स के लिंक को क्लिक करोगे, वो नोट्स आपके सामने आ जाएगा, उसको पढ़ के आप क्लासरूम में घुसोगे। एजेंटिक कैंपस, दिस इज हाउ एआई इज चेंजिंग द कैंपस, जो क्वेश्चन मैडम पूछी थी। और एक चीज है, फाइनल पॉइंट है, देखिए क्वेश्चन पेपर, पहले क्वेश्चन पेपर में दिया जाता था कि सिंपल चीज, क्वेश्चन पेपर में दिया जाता था कि एक शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिदम कैसे होता है लिखो, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम कैसे होता है लिखो। आप लिखते थे, कैसे लिखते थे? आप उसको पढ़ते थे किताबों से, आके लिख देते थे। आज के दिन में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम कैसा है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो चीज तो एआई बोल पाएगा। आपको क्या क्वेश्चन दिया जाएगा? आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा, ये एक होटल का रूम है, ये पूरा एक होटल है, ये होटल का बिल्डिंग प्लान ये है, बिल्डिंग प्लान आपके पास दिया जाएगा, बोला जाएगा ये बिल्डिंग प्लान के हिसाब से इसका पूरा फायर एस्केप रूट बना के दो, ये बिल्डिंग का फायर एस्केप रूट, वही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, वही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, लेकिन उसका एप्लीकेशन फायर एस्केप रूट कहाँ कैसे बनेगा, यहां से शुरू करके फायर में आप कौन से रास्ते से निकलोगे, कौन से शॉर्टेस्ट पाथ से निकलोगे, उसका एप्लीकेशन। क्योंकि उतना जल्दी जल्दी उतना बड़ा बिल्डिंग प्लान आप तो कंप्यूटर को स्कैन करके नहीं दे पाओगे, एआई को देना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा, क्वेश्चन ये आएगा कि वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, तो मेसी एक बॉल को हिट किया, एक बॉल को, फुटबॉल को मारा, वो फुटबॉल कहां तक जाके लैंड होगा। अगर वो फुटबॉल टीवी में दिखा गया है कि 5 सेकेंड्स हवा में थे, इसमें एजम्पशन की जरूरत होगा। फर्स्ट एजम्पशन, क्या बॉल उसी जगह पे, उसी हाइट पे लैंड होगा जिस हाइट से वो किक किया था। अगर वो एजम्पशन करो तो आंसर एक, दूसरा एजम्पशन करो नहीं उस हाइट में, नहीं उससे ऊंचा हाइट में जाके लैंड होगा या पैविलियन में होगा, तो उसका आंसर अलग आएगा। कौन से कितने स्पीड से वो मारा था उसको आप क्या एजम्पशन करोगे, उसके ऊपर बेस करके उसका आंसर अलग आएगा। तो ये चीज चेंज होगा। AI is going to change the questions you are going to face in the question papers. You are not going to remember, you are not going to only understand, you are going to apply, you are going to analyze, you are going to evaluate, you are going to create. और AI आपके लाइफ को इजी करता रहेगा थ्रू नोटिफिकेशंस कि आज ये क्लास है, ये पढ़ के जाओ, ये लैब है, ये देख के जाओ, ये सब आपके लाइफ को इजी करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो चुनौती के सामने आप बैठोगे एग्जाम में, वो चुनौती बढ़ता जाएगा। तो लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बेटर वर्ल्ड विद AI। थैंक यू। बट इट हैज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस। जितना हम देख रहे हैं आजकल, हमें कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, इवन थ्रू इमेजेस वी आर गेटिंग एवरीथिंग, बस AI में एक बार एक इंस्ट्रक्शन देना है, कमांड देना है और हम सबको सब कुछ मिल जाता है। आपको नहीं लगता कि इससे आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स होंगे, आई एम जस्ट हैविंग एक छोटा सा आंसर इस पर मैं चाहूँगी। आजकल बच्चों को बोलें एप्लीकेशन लिख दें तो वो तुरंत AI से, जेमिनी से, ChatGPT से लेकर भेज देते हैं। तो इसका आप कैसा इम्पैक्ट देते हैं बच्चों के माइंड पर? क्या वो मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं या मेंटली वो एक तरह से डिपेंडेंट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, स्ट्रांग नहीं हो रहे। दे आर नॉट। ऑल वाइस चांसलर सिटिंग ओवर हियर विल एग्री विथ मी कि आज के दिन में स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन दो तो वो ChatGPT या कुछ यूज करके उसका आंसर दे देते हैं। सो आई एम नॉट इन वेरी फेवर कि हाँ ये बच्चों के माइंड को स्ट्रांग कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम इन फेवर ऑफ इज, इफ लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड इजी थ्रू AI एजेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स के लाइफ को इजी कर दिया जाए, उसके क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिक उसके पास आता रहे, तो मे बी वी कैन प्रिपेयर द स्टूडेंट्स विथ बेटर क्वेश्चंस। हम लोग, आप देखिए दुनिया बदलता गया, ChatGPT आ गया, जेमिनी आ गया, हैव वी चेंज्ड आवर क्वेश्चन पेपर्स? हैव वी डन दैट?
वी हैव नॉट। आज आप पूछो कोई एक यूनिवर्सिटी को, आप पूछो कि सर क्या आप लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंप्लीमेंट किए हो, हर कोई बोलेगा हाँ हाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम इंप्लीमेंट कर दिया, हमारी यूनिवर्सिटी में है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल वाइस चांसलर्स टू जस्ट गो बैक टू योर यूनिवर्सिटी वंस, इवन इंक्लूडिंग universities like IITs and others. I will tell, आप एक बार जाके please look back at the question papers of your previous semester. आप देखोगे आज भी हाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जरूर इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन 90% of the questions are still from the remember and understand level. सीख के उसको समझ के बच्चे आंसर दे सकते हैं, एप्लीकेशन नहीं है, एनालिसिस नहीं है, इवैल्यूएशन नहीं है, क्रिएशन नहीं है बहुत कम 10%। तो वैसे नहीं चलेगा। वर्ल्ड हैज चेंज्ड, वी हैव टू चेंज हाउ वी आर teaching the students, how we are questioning our students. It needs to be changed. One last thing, because you have answered questions, this one last thing. देखिए वही चीज है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आज आप कोई भी यूनिवर्सिटी को पूछो क्या आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंप्लीमेंट किए हो, वाइस चांसलर विल अगेन से हाँ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हम इंप्लीमेंट कर दिए हैं। व्हाट डज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मीन? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मीन्स आप जब सेकेंड ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर का कोई क्लास ढूंढ के आप उस क्लास में नहीं जाओगे। सिस्टम वैसा नहीं रहेगा कि सेकेंड ईयर के क्लास कहाँ हो रहा है मैं वहां जाऊंगा, थर्ड ईयर के क्लास कहाँ हो रहा है वहां जाऊंगा, नहीं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल मीन डेटा स्ट्रक्चर का क्लास कहाँ हो रहा है मैं वहां पे जाऊंगा, जिस क्लास में मैं जाऊंगा उसमें फर्स्ट ईयर हो सकता है, सेकेंड ईयर हो सकता है, थर्ड ईयर हो सकता है, लेकिन उस क्लास में जाके मैं क्लास करूंगा ताकि जिस क्लास का मेरा सबसे ज्यादा जरूरत हो, जो चीज मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहता हूं वो चीज मैं सबसे जल्दी कंप्लीट कर सकूं। सो हियर वी अंडरस्टैंड कि क्रिएटिविटी एआई नहीं देने वाला है, उसके लिए आपको खुद ही पढ़ना होगा, इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड कैसे बनाया जा सकता है? देखिए आज के समय हर युवा उद्यमी इस स्लोगन के साथ हर यूनिवर्सिटी को काम करना होगा। आज हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन 90 करोड़ है और 2030 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन 100 करोड़ हो जाएगी, जो वर्ल्ड की 24.3% वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। CII का एस्टिमेट है कि अगर इस देश का वर्किंग एज पॉपुलेशन का हर व्यक्ति किसी न किसी एंटरप्राइज या इंडस्ट्री में एंगेज हो जाता है तो इंडिया $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकता है। आज अमेरिका भी $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और इसलिए हमारी हर यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए, जैसे हम पैसिफिक यूनिवर्सिटी में करते हैं। रेगुलरली हर महीना स्टूडेंट्स के लिए आइडिएशन कंटेस्ट करते हैं। आइडिएशन कंटेस्ट में वे स्टूडेंट्स विभिन्न तरह के क्या इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, क्या वेंचर्स किए जा सकते हैं वो उसमें आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं। उन आइडियाज़ के प्रेजेंटेशन के बाद हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको कुछ मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, वो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हम उसके साथ कुछ एंजल इन्वेस्टर्स को भी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े हुए हैं, जिससे कि अगर कोई फंड करने काबिल इस तरह का आइडिया है तो उसको कोई एंजल इन्वेस्टर फंडिंग में करता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर होना ही चाहिए। आज हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स आते हैं उसमें से 90% पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स किसी इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आते हैं वो ऑलमोस्ट 40% सर्वाइव करते हैं। और आज की तारीख में 50% इंक्यूबेशन सेंटर्स किसी न किसी यूनिवर्सिटी में है। तो मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी में बहुत इफेक्टिव इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है हमारे कैरिकुलम में कम से कम 2 क्रेडिट का एक पेपर एंटरप्रेन्योरशिप पे, मीन्स हाउ टू सेट अप अ न्यू एंटरप्राइज, हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू रन इट, एंड व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस various goods, and even we have to infuse the latest technologies for industry, commerce and trade which can be employed. For example, हम लोग simulated management games organize करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। सिंस 2012 पैसिफिक यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज इन द टॉप 2 सिमुलेटेड मैनेजमेंट गेम्स कॉन्टेस्ट में। उसमें बच्चे को एक 30 से 40 पेज का किसी एक कंपनी का केस दे दिया जाता है
और फिर 4 बच्चों की टीम होती है जिसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एक फाइनेंस मैनेजर होता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, एक मार्केटिंग मैनेजर होता है, और उनको 16 क्वार्टर्स के रिजल्ट देने होते हैं। रॉ मटेरियल की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं, डिस्काउंट पे सेल करना है। वो इस प्रकार के सारे डिसीजंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे लेते चलते हैं, और 16 क्वार्टर में हर क्वार्टर में किस स्टूडेंट का प्रॉफिट कितना है और 16th क्वार्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है। तो हम इस तरह से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेन करते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर्स में हम बहुत पीछे हैं। तो जिन सेक्टर्स में हम पीछे हैं, यूनिवर्सिटी की रिसर्च उस पर फोकस होनी चाहिए। मान लो आज जो हम जिन केमिकल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, केमिकल सिंथेसिस इज नॉट वेरी कॉस्टली अफेयर। मान लो सपोज बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मुलेशन के लिए फॉलिक एसिड चाहिए, तो फॉलिक एसिड फॉर्मुलेशन का मुझे लगता है हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। तो इसलिए हमें वो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसमें कि यूनिवर्सिटी की रिसर्च हमारी फोकस्ड होनी चाहिए। एक तीसरी बात यह हो रही है कि आज भी हमारे स्टूडेंट्स स्टार्टअप क्या है, एमएसएमई क्या है, यह नहीं जानते। जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू बिजनेस मॉडल के साथ करने काबिल है, वही स्टार्टअप होता है। आज स्टार्टअप के लिए भारत सरकार की 50 स्कीम्स हैं। बच्चों को उन स्टार्टअप्स के स्कीम को पता होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उसे एमएसएमई की स्थापना करनी है तो उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है, उसको कहाँ से फंडिंग मिल सकती है, और अगर उसको कोई स्टार्टअप का आइडिया है तो स्टार्टअप के पोर्टल पर वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें। हम लोग बच्चों को इस प्रकार का डमी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी और उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ उद्यमिता के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमको स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना चाहिए, जिससे कि न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ वो मार्केट में आ सकें। ठीक है, बगड़िया सर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी क्या स्टार्टअप और रिसर्च इनोवेशन से भी जुड़ी है, और जब हम बात एआई की करते हैं तो इसका शिक्षा और नौकरी पर क्या प्रभाव है? देखिए, ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्टार्टअप और इकोसिस्टम। तो हमारे यहाँ भारत सरकार का अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, जो भारत सरकार की एक स्कीम के तहत अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स इनक्यूबेटर्स बनाए गए, जिसके तहत हम स्टार्टअप्स को जो है इक्विटी फंडिंग करते हैं, मेंटरिंग और बाकी सारे सपोर्ट दिए जाते हैं। अभी करीब 213 स्टार्टअप्स जो हैं इसके तहत है, जिसमें कुछ स्टार्टअप्स हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हैं 50-60 के करीब। बाकी स्टार्टअप्स जो हैं वो राजस्थान राज्य के टॉप इंस्टीट्यूशंस के स्टार्टअप्स भी हैं। आईआईटी, आईएम्स, बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट के बच्चों के स्टार्टअप्स भी हमारे यहाँ, मैच्योर्ड स्टार्टअप्स भी हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो भारत सरकार ने क्रिएट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीमें चल रही हैं, चाहे डीएसटी की हैं, चाहे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, माइटी स्कीम है, उसके तहत जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में फोकस है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा आपका एआई का क्वेश्चन है। एआई का जो चैलेंज है, देखिए एआई मैं नहीं कहता चैलेंज है, हमें उसको एथिकली यूज़ करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है, हमें हमारी लैंग्वेज, हमारी प्रायोरिटी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। हमारे पास क्या ज्ञान है, भारत की जो सभ्यता है, हमारा जो पूर्वजों का ज्ञान है, उसको हमें एआई में भेजना है, लेकिन भेजते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसको हम ही यूज़ कर पाएँ, हम ही प्रोटेक्ट कर पाएँ। और थर्ड है, इस एआई के साथ साथ जो स्टूडेंट्स में सभी जगह चैलेंज आ रहा है कि बच्चे सिर्फ एआई को यूज़ कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो हमें स्पोर्ट्स और कल्चर को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में फोकस करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्पोर्ट्स एक इलेक्टिव कोर्स हो सकता है, एक मैंडेटरी कोर्स हो सकता है। इसी तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, डांस, ड्रामा के कोर्सेज जो हैं अब रेगुलर प्रोग्राम्स में कॉमन होने लग गए हैं। तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये एक्सपीरियंस सेंटर बनाने पड़ेंगे हमें। म्यूजिक, डांस, ड्रामा जो अभी तक सिर्फ स्कूल लेवल पे सभी बच्चों को दिया जाता था, अब हायर एजुकेशन के लेवल पे भी दिया जाएगा, ताकि उनका जो दिमाग का जो विकास है वो एक अलग तरीके से विकास हो और वह समस्याओं को समझ सकें, चाहे वो रूरल इंडिया की समस्याएं, चाहे हाई एंड क्वांटम रिसर्च और किसी और की प्रॉब्लम्स हैं, उनको बच्चा समझ सके। उस बच्चे को समझ के साथ वो एआई का यूज़ करते हुए, रिसर्च का, लेबोरेटरीज़ का यूज़ करते हुए उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। ये एक स्वर्णिम इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस
जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस पे है, और सभी यूनिवर्सिटीज़ जो राज्य की हैं वो इस पे काम कर रही हैं, और राजस्थान ज़रूर इसमें आगे आएगा। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, अब आज के डेट में हर तरह की कंपनी, IT कंपनी या किसी भी फील्ड में आप बात करें, उन कंपनीज़ ने जयपुर में अपने ऑफिसेस खोल दिए हैं, तो प्लेसमेंट ऑब्वियसली बढ़ा है। बट इस प्लेसमेंट में जो नेक्स्ट है, जो AI की ज़रूरत है या क्वांटम कंप्यूटिंग और किसी और तरह की हाई एंड रिसर्च की ज़रूरत है, वो इंस्टीट्यूशंस में उपलब्ध होगी। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता, भारत सरकार, राज्य सरकार और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सभी को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है। अगर सब मिलकर इस चैलेंज को फेस करेंगे तो मेरे ख्याल में राजस्थान, जैसे किसी ज़माने में बेंगलोर एजुकेशन के लिए जाना जाता था या पुणे जाना जाता था, बहुत जल्द जयपुर भी जाना जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एक आखिरी सवाल मेरा अरुण जी आपसे है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, करियर ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए जब बात करते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब करियर ओरिएंटेड बात करते हैं हम और फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात करते हैं, तो चाहे स्टडीज़ 11th-12th की हो और वहाँ पर अगर हम फ्लेक्सिबल प्रोग्राम ऑप्ट करने की बात करें, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात करें, आज की तारीख में बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है। AI का इंटरवेंशन जिस तरीके से सभी फील्ड्स में रहा है, अब AI कोई स्ट्रीम नहीं है, मेरी समझ से हर जगह पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो पहले, आज से 5 या 6 साल पहले इंजीनियरिंग करना या मेडिसिन करना या फिर लॉ करना, आर्ट्स में जाना, इस तरीके के सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होता था। अब अगर हम बात करते हैं स्पेशली हमारे राजस्थान के छोटे गाँवों में या फिर ऐसे सभी जगह पर जहाँ पर हम चाहते हैं कि ऐसा नवाचार हो और विद्यार्थियों को समझ में आए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या समझ सकता हूँ, वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत भी हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर है। और स्पेशली इस तरीके से कि जहाँ पर वो समझ पाएँ कि इंडस्ट्री ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरीके के कामकाज की ज़रूरत है आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में, चाहे भारत सरकार का हो चाहे राजस्थान सरकार का हो, हम सभी युवाओं के लिए क्या लक्ष्य है, किस तरीके की ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, चाहे वो क्वांटम फाइनेंस हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो, चाहे डेवऑप्स की बात हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का फील्ड हो, चाहे पेटेंट लॉ की बात हो, चाहे मेडिसिन में हो, मेडिसिन में AI का इंटरवेंशन हो, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग, और साथ ही साथ मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे स्पेशली राजस्थान के लिए, हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसे छोटे गांव कस्बे हैं जहाँ पर 6 से 10th क्लास में पढ़ने वाले से बहुत सारे मेधावी छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स, जिनको आधारभूत लेवल पर ये बात सिखाने की, समझाने की, क्यूरिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है पिछले इतने वर्षों में, मैं कोचिंग क्षेत्र से आता हूँ, तो पिछले लगभग 22 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो छोटे गांवों से आए हैं और आज IITs में या फिर अच्छी जगह पर पढ़ाई कर जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बहुत अलग अलग जगह पर बहुत सारे बिजनेस में रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे हैं, और उनके पिछले 1 या 2 दशक के अनुभव को देखें तो देखकर लगता है कि जैसे उनको किसी ने गाइड किया था, वैसा ही आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा एजुकेशन, ऐसी गाइडेंस और ऐसा कोचिंग, ऐसा ट्रेनिंग और एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म उनको मिले, तो हम डेफिनेटली वो सही दिशा दिखा सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो अगले आने दशक में हम सभी से देश की अपेक्षा है। और सही दिशा दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने जी राजस्थान के इस मंच पर आकर शिक्षा की एक बयार जो बहाई, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहयोगी प्रतिज्ञा से कहूंगी कि वो अपने शानदार संचालन से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रतिज्ञा, ओवर टू यू।